प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज नाम से इस व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे व्याख्यान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस व्याख्यान में मैं गुलेरी जी की महान कहानी उसने कहा था कि रूप पक्ष की चर्चा करूँगा। आपको याद होगा कि पिछले व्याख्यान में मैंने इसके वस्तु पक्ष की चर्चा की थी, और जब मैं रूप पक्ष की चर्चा करने की बात कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से इसके अंतर्गत मैं कहानी के संवाद, उसकी भाषा शैली और उसका उद्देश्य या कहें कि कहानी का पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करूँगा। और इस दृष्टि से मैं आपको शुरू में ही, आप श्रोताओं को, आप पाठकों को शुरू में ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अपने रूप रचना के लिए भी यह कहानी एक अमर कहानी रही है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह कहानी लहना सिंह के प्रेम मूलक चारित्रिक औदात्य के बारे में विस्तार से चित्रित करती हुई कहानी है, और इस कहानी की सफलता का एकमात्र आधार लहना सिंह की वह अपूर्व आत्मकथा और उत्सर्ग की भावना है जो उस समय समाज को जिसकी बड़ी ज़रूरत थी और जिसमें कि देश आज़ादी के लिए जूझ रहा था और जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना की बड़ी ज़रूरत थी। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि इस कहानी में राष्ट्र प्रेम मुख्य रूप से न दिखाई देते हुए भी आत्मीय प्रेम को बड़ी ऊंचाई से चित्रित करता है, और इसका भी संकेत स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपनों से प्रेम नहीं कर सकता वो देश से क्या प्रेम करेगा। और मैं रूप पक्ष पर बात करने के ठीक पहले यह बात आप पाठकों के सामने बलपूर्वक रेखांकित करके कहना चाहता हूँ, जोर दे कहना चाहता हूँ कि यह कहानी इस कारण से भी अमर कहानी के रूप में दिखाई देती है, जो ये बताती है, जो स्थापना देती है मानवीय मनोभावों को लेकर के कि जो व्यक्ति अपने से प्रेम नहीं कर सकता, अपनों से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपनी देश, अपने राष्ट्र से कभी प्रेम नहीं कर सकता। तो इन पंक्तियों के साथ मैं इस कहानी के इस संदेश के बारे में भी बतलाना चाहता हूँ कि सामाजिक प्रेम व्यक्तिगत प्रेम के दायरे में ही विकसित होता है, यह भी इस कहानी से ध्वनित होता है। एक स्मृति वंचित समाज में स्मृति कितनी उदार, जीवंत और सर्जनात्मक हो सकती है, यह इस कहानी में बार बार दिखाई देता है। 20वीं सदी में जिस तरह से धीरे धीरे स्मृति लोप हो रहा है, जिसका आधार आज 21वीं सदी में भी दिखाई दे रहा है, ऐसी कृतियाँ अपने सामाजिक स्मृति और व्यक्तिगत प्रेम को उद्घाटित करने के लिए अत्यंत ज़रूरी हो जाती हैं। यह बात इस कहानी में बार बार उभर के आती है, जिससे यह कहानी भारतीय समाज के यथार्थ को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होती है। यही कारण है कि एक शताब्दी गुजर जाने के बावजूद भी यह कहानी अभी भी प्रासंगिक बनी हुई है। मैं पहले भी जैसा कि वातावरण के बारे में बता चुका हूँ कि इस कहानी के वातावरण के भीतर से ही इसका उज्ज्वल चरित्र दिखाई देता है, और इसी वातावरण के भीतर से इसका संवाद पक्ष भी सशक्त होता है, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और इस संवाद की दृष्टि से भी यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी के संवाद असल में बहुत ही रोचक बन पड़े हैं, और कहानी की रोचकता के आधार ये संवाद ही हैं जो अंततः कथा को गति देते हैं। क्योंकि किसी भी कहानी में जो संवाद होता है
और न केवल अंतर्वस्त्र को उद्घाटित करता है और चरित्रों को विशिष्ट बनाता है, बल्कि कथा में वह गति भी पैदा करता, कथा में हलचल पैदा करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि पंजाबी पृष्ठभूमि में, बचपन में, अमृतसर की बाज़ार में जिस तरह से दो किशोर वय के लड़के और लड़कियों के बीच संवाद घटित होता है और वह संवाद कैसे उत्सर्ग और त्याग और समर्पण में रूपांतरित होता है जीवन में 25 साल के बाद, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको पूरी तरह से इस कहानी का संवाद विस्तार देता है। और इस संवाद में वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था ये कथानक को लेकर के, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि तेरी कुड़माई हो गई, क्या तेरी शादी हो गई। अब प्रश्न कुड़माई का नहीं है, शादी का नहीं है, यह महज एक वाक्य नहीं है, यह एक विशिष्ट और विशाल सांस्कृतिक बोध है। यह मनुष्य की सनातन जिजीविषा है, मनुष्य की सनातन उपस्थिति है, जिसमें प्रकृति और पुरुष जाने अनजाने एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और कई बार किशोर वय का प्रेम परिष्कृत भी होता है, पल्लवित भी होता है और अपने परिणाम को भी प्राप्त होता है। कई बार वह परिणाम को प्राप्त नहीं होता। यह वैसा प्रेम है जो परिणाम को प्राप्त तो नहीं होता, यानी उस लड़के लड़की की शादी हो नहीं पाती, लेकिन जिस परिणाम को प्राप्त होता है उत्सर्ग की भावना, राष्ट्र प्रेम के दायरे में और दिए गए वचन की रक्षा के दायरे में, वह बहुत ही महान मूल्य की रचना करता है। और यह बात जब मैं आपसे कह रहा हूं तो आपको सैद्धांतिक लग रहा होगा। इसी नाते मैं इस सैद्धांतिक बात की पुष्टि के लिए उस व्यवहारिक डायलॉग का, उस व्यवहारिक संवाद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, उसको उद्धृत करना चाहता हूं कि आप देखें कि उस लड़के लड़की के बीच में जो संवाद होता है वो कितना रोचक है और कितना अनूठा है। और उस संवाद के भीतर से हमारी संस्कृति न जाने कितने साल से प्रवाहित होती चली आ रही है और आज भी जिस समय आप के बीच इस व्याख्यान के साथ में प्रस्तुत हूँ वह दिखाई दे रहा है। तो सुने जरा उस उद्धरण को, जिसमें कि लड़का मुखर है लेकिन लड़की भी कम मुखर नहीं है। दोनों का संवाद देखिए। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी कहीं अकस्मात दोनों मिल जाते। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिलता था। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अरे कब? कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। अब आप देखिए कि शुरू में जो संवाद हो रहा है, लड़का लड़के से पूछ रहा तेरी कुड़माई हो गई, वो धत धत कह करके भाग जाती है। वो बताना नहीं चाहती, वह कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन जब उसको लगता है कि लड़का बार बार पूछ रहा है, उससे मैं कितना छल करूं, तब वो कहती है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। अब आप देखिए कि यह सुनते ही रोचक बात यह है कि जैसे ही लड़के को यह पता चलता है कि नहीं वो शादी उसकी हो गई है, जिसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर आकाश टूट पड़ता है। वो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन के किसी गहरे अंतराल में उस लड़की की प्रेम मूलक छवि धसी हुई थी, और जैसे उसे पता चलता है वह टूट जाता है। और कहानीकार ने इसका बहुत ही मनोरंजक चित्रण किया है कि जब वहाँ से चला तो लड़की को छोड़ देता है वो, और जब आगे बढ़ता है तो किसी से टकराता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी को गाली देता है, किसी से झगड़ता है। यानी
उसका जो असहज व्यवहार है वह लड़की के प्रति प्रेम को व्यक्त करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि, और पिछले व्याख्यान में आप सुन भी चुके हैं कि यही लड़का, ऐसा नहीं है कि, अब देखिए दो बातें हो सकती थी और यही कहानीकार की सर्जनात्मक प्रतिभा हुआ करती है। एक काम तो ये होती कि भाई अब तुमने बगैर मुझसे पूछे और मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, मेरे मन को पढ़ा नहीं, इसलिए तुम मुझसे मदद क्यों मांगती हो? 25 साल बाद मदद करने का क्या मतलब है? और दूसरा ये है कि वह बहुत निश्चल प्रेम था। वह वासना का प्रेम नहीं था, वह देह का प्रेम नहीं था, वह मन का प्रेम था। वह उस मन के भीतर जो अलौकिक आकाश था, अलौकिक उजास का प्रेम था। उस अलौकिक उजास के प्रेम के दायरे में, यानी वो अगले 25 वर्ष तक उस लड़की को जीता रहा है वो। और तब जाकर के जब सूबेदार ने उसे पहचाना और बच्चे के प्राण रक्षा की बात करती है, तब वह प्रेम उदात्त होकर के उत्सर्ग की को प्राप्त होता है। तो इस कहानी के संवाद में यह एक बहुत ही रोचक पक्ष है। और जाहिर सी बात है कि यह संवाद आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता हुआ यह संवाद जब लाम पर लहना को छोड़कर सूबेदार नहीं जाते तो खुद लहना सूबेदार से कहता है, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में नहीं जाओगे। तो सूबेदार पूछता है, और तुम? तो कहता है लहना सिंह, मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती ही होंगी। ध्यान दीजिए, यह असल में जर्मनी और फ्रांस के बीच का युद्ध था। तो कहता है कि तो जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ियाँ तो आती ही होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ना? अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा वह मैंने कर दिया। और इसके बाद वह गाड़ी पर लेट जाता है, और लेटते हुए वजीरा हवलदार से कहता है, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। अब देखें कि इसमें वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, एक संदर्भ तो यहाँ पर ये आता है। और दूसरी बात है कि सूबेदार से वह कहता है कि जाओ जाओ जाओ, तुम मेरी चिंता न करो। वो घायल है, रक्तस्राव हो रहा है, उसको गोली लगी हुई है, लेकिन इसके बाद भी वह कहता है कि जाओ जाओ घर, तुम मेरी चिंता मत करो, हम फिट हैं, स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी ही, तुम बोधा को लेके जाना और सूबेदारनी से कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। तो आप देखिए कि और उसके तुरंत बाद वह वजीरा सिंह से कहता है कि वजीरा सिंह मुझे पानी पिला दो, मेरा कमरबंद खोल दो। और आप देखिए, एक ही व्यक्ति के दो चेहरे हैं। एक तरफ उसको पता है कि मेरा प्राण जा रहा है, और दूसरी तरफ वचन को नहीं जाने देना है, दूसरी तरफ वचन को नहीं जाने देना है, और उसके लिए झूठ बोलना है। और झूठ कैसे बोलना है कि जो बोधा के पिता से कहना है कि नहीं जाओ जाओ, क्योंकि सूबेदारनी तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि जो उसने कहा था मैंने कर दिखा। तो यह जो कहानी है, कहानी की यह जो मार्मिकता है, वो बहुत ही आख्यान प्रवण है और बहुत ही कह सकते हैं आत्मकथानक है, जिसमें एक चरित्र लहना सिंह निरंतर बड़ा से बड़ा होता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि इस कहानी के संवाद में सूबेदारनी का कहा हुआ वाक्य लहना सिंह पूरे पूजा भाव से ग्रहण करता है, और पूरी कहानी तेरी कुड़माई हो गई जैसे बचपन के मनोरम वाक्य का विस्तार ही लगती है, जिसमें आशा और उल्लास तो था ही, किंचित निराशा भी थी, क्योंकि लड़के ने लड़की को लेकर ढेर सारे सपने पाल लिए थे। यह वादा पूरा करना उसके लिए कोई आध्यात्मिक प्रेम नहीं था, बल्कि एक तरह की वास्तविक प्रेम की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर पहुंचकर उसने कहा था एक अमर वाक्य बन जाता है, और फिर पाठक को विविध बिंदुओं पर सोचने के लिए विवश करता है।
स्पष्ट है कि किसी और ने नहीं, उसने कहा था जिससे वह बचपन में प्यार कर बैठा था। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम संघर्ष की भूमि में कठिन परीक्षा मांगता है और लहना सिंह इस परीक्षा में पास हो जाता है। यही इस कहानी की संवादगत विशेषता है। अब अगले हिस्से में हम इस कहानी के संवाद के भीतर जो भाषा है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अब आपसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि संवाद हो, चरित्र हो, वातावरण हो, कहानी में यानी साहित्य में उसकी एक भाषा होती है। बगैर उस भाषा के वह कहानी विकसित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भाषा न केवल व्यक्ति के मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, बल्कि भाषा सामाजिक मनोभावों की भी अभिव्यक्ति हुआ करती है। यानी व्यक्ति और समाज के रिश्ते कैसे बन और बिगड़ रहे हैं, एक संस्कृति व्यक्ति और समाज के रिश्तों को किस रूप में देख रही है, यह केवल और केवल भाषा के माध्यम से ही पता चलता है। और इस अर्थ में भी यह भाषा स्मृतिगंधी होने के साथ भविष्यजीवी भाषा भी है। और जब मैं स्मृतिगंधी होने की बात कह रहा हूँ तो इस कहानी की भाषा उन सारी स्मृतियों को कुरेद देती है, उन सारी स्मृतियों को आम्लवक प्रत्यक्ष कर देती है, जो लेखक का असल में एक उद्देश्य भी था और जिसमें कि लेखक सफल हुआ है। इस नाते मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अपने भाषाई और शिल्पगत विधान के कारण भी यह कहानी एक तरह की अमर कहानी है। अब जरा देखें इसके भाषाई सौंदर्य को या उसकी भाषाई चमक को, जो मैं आपके सामने कुछ संदर्भों के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब मैं आपसे बता चुका कि भाषा इसकी स्मृतिगंधी है, स्मृतिगंधी भाषा है। प्रेम और उसकी अनुभूति को ठीक ठीक अभिव्यक्त कर पाना ही इस भाषा की सार्थकता है, जो बचपन की स्मृति रूपी प्रेम पर सवार होकर विकसित होती है। इस प्रेम पगी भाषा का प्रभाव ही है कि लहना सिंह जैसे चरित्र खड़े हो पाते हैं जिनमें कोई द्वंद्व नहीं है। यह आज की विघटित होती परिस्थितियाँ और समाज के पहले की बात है, जहाँ प्रेम बाजार नहीं बना था और बाजार में प्रेम अवसरवाद का शिकार नहीं हुआ था। इस रूप में यह कहानी अपने भाषाई सामर्थ्य में प्रेम को बाजार होने का निषेध करती है और ऐसा करते हुए त्याग की उज्जवल भावना और वह भाषा को धारण करती है। इस कहानी के चरित्र मन की सूक्ष्मता और उसके गहरे सामाजिक परिवेश के भीतर से विकसित होते हैं, जिसने नई उम्मीद और आस्था पैदा होती है। यह कहानी एक तरह से नई उम्मीद व आशा की कहानी है, जिसमें खुद को उलीचना ही सौंदर्य है। यहाँ का प्राप्य खुद को दे देना है, कुछ पाने की लालसा नहीं है। खुद को दे देना, कुछ पाने की लालसा का न करना, इसे ही हम साहित्य की भाषा में उलीचना कहते हैं। और यह उलीचना साहित्य का बहुत ही शानदार शब्द है, यानी सर्वस्व लुटा देना। केवल लुटाने की भावना ही रखना, लूटने के बारे में सोचना ही नहीं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लुटाना और लूटने के बीच में यह कहानी लुटाने यानी न्यौछावर करने की कहानी है। और यह कहानी की जो भाषा है, इसी उत्सर्ग की भावना, इसी उलीचने की भावना को धारण करती है और उसे पुष्ट करती हुई कहानी को विस्तार देती है। जाहिर सी बात है कि यह जो मैं सैद्धांतिक बात आपसे कह रहा हूँ वह बगैर पुष्ट प्रमाण के संभव नहीं होगा। आपको समझ में भी शायद न आए या आप पाठकों को, श्रोताओं को थोड़ी मुश्किल हो। इसलिए मैं इस कहानी की भाषा का कुछ संदर्भ देना चाहता हूँ, उसे सुने, उसे देखें। कहानी के आरंभ में ही इस भाषा की मधुर छौंक आप देख सकते हैं, जब वहाँ पर कहानीकार इक्के वाले घोड़े वाले के माध्यम से
वह कहानी की भाषा को रच रहा होता है। बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौना देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने सुने, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। अब इसमें एक वाक्य बचनावली, एक शब्द बचनावली आया हुआ है। यह एक उस समय बड़ा ही रोचक प्रयोग था और एक तरह का व्यंग्य मिश्रित प्रयोग था यह। यानी वो केवल कहते नहीं, लेखक ने बचनावली शब्द की अर्थगर्भिता के माध्यम से उनकी बकबकाहट का चित्रण भी किया है और उस बकबकाने के भीतर से जीवन की संगतियों को, उसके सौंदर्य को भी उभारने की कोशिश किया है। खास बात ये है, ये जो आप कहानी पढ़ेंगे तो ये जो बचनावली शब्द है और जब वो कहते हैं कि ये हट जा जीणे जोगिए की बातें करते हैं, तो ये जो उसके पीछे एक संदेश है कि भाई तुम क्यों मरना चाहती हो, तुम तांगे के इक्के के पीछे क्यों आना चाहती हो, भगवान ने तुम्हें बड़ी लंबी उम्र दी है। तो इससे क्या संदेश निकलता है इस भाषा से? लेखक ने यानी गुलेरी जी ने इस कहानी की भाषा में व्यंग्यों का, चुटकुलों का, मुहावरों का, कहावतों का बड़ा रोचक प्रयोग किया है। और जैसे कि पंजाबी भाषा की छौंक तो है ही, तो आप देखेंगे कि भाई ऐसा है कि जीणे जोगिए, पुत्र वालिए हैं, इस तरह से जो वो प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के माध्यम से वो बार बार लंबी उम्र वाली है, यानी अब लंबी उम्र वाली है, यानी तुमको लंबी उम्र मिली हुई है, तुम क्यों तांगे के नीचे आना चाहती हो। तो यह उसकी लोक मन में, लोक संस्कृत में जो रची पगी भाषा है, वह भाषा इस कहानी की मूल भाषा है, जिसके माध्यम से लेखक ने इस कहानी के पूरे भाषाई सौंदर्य को, उसके ताने बाने को बुना है। अब इसके साथ आप ये कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यह कहानी समाज मन की गहराई को भी समझने में सक्षम कहानी है। इस रूप में आप देखेंगे कि यह कहानी अपने संवाद, शिल्प और भाषाई विधान के दायरे में एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। यह एक समाज को अभिव्यक्त ही नहीं करती, बल्कि आने वाले समाज को प्रेरित भी करती है। इस कहानी का अपने समाज से एक गहरा रिश्ता बनता है। साथ ही फौजी दायित्व का एक बृहद सामाजिक मुद्दा भी इस कहानी के केंद्र में उपस्थित होता है। इस कहानी का प्रभाव, जैसा मैंने कहा, कि बहुत दूरगामी है, क्योंकि पाठक के मन पर त्याग व उत्सर्ग की भावना को एक लंबे समय तक यह कहानी दर्ज कर पाने में सक्षम है। एक लंबे व बदलते समाज में अगर यह कहानी आज भी एक अच्छी कहानी के रूप में प्रासंगिक है, तो उसका आधार एक गहरे स्तर पर व्यक्ति मन के भीतर प्रेम की गहरी उपस्थिति का होना ही है। यह कहानी उस व्यक्ति मन को तो दर्ज करती ही है, साथ ही इस व्यक्ति मन के प्रेम संस्कार को भी विस्तार देती है। यह मानव स्वभाव का चित्रण करती है, साथ ही मानव स्वभाव के लिए एक दिशा संकेत भी करती है। कुल मिलाकर अगर हम कह सकते हैं कि यह कहानी व्यक्ति मन को प्रेम व त्याग की उच्च भावना से जोड़ देती है, और अपनी इसी उद्देश्यगत विशेषता के कारण यह कहानी एक खास क्षेत्र व समाज से उत्पन्न होने के बावजूद हर समाज को उसकी अपनी कहानी लगती है और उसके पाठक पर एक गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। इसकी अमरता का कारण प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान के वे जीवन मूल्य हैं जिससे यह कहानी धारण करती है। एक जमादार होकर भी रहना अपने समर्पण, त्याग और कुशाग्र बुद्धि के कारण हर युग के फौजी का आदर्श हो जाता है। इस कहानी में जिस चालाकी से वह एक जर्मन अफसर की साजिश का पर्दाफाश करता हुआ उसकी हत्या करता है और अपनी पूरी पलटन के जीवन की रक्षा करता है, वह उसकी सूझबूझ का परिचायक है। बलिदान के इस पूरे प्रसंग को
बड़े ही जिम्मेदारी से कथाकार ने रचा है और इसी बलिदान के भीतर त्याग का वह स्वरूप भी निखरता है जिसकी शुरुआत होती है तेरी कुड़माई हो गई से। इस संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि वो जो लाम के भीतर जो प्रसंग आया था और जिस पर कि एक जर्मन ने इन लोगों के शिविर में घुस कर के साजिश की थी और उस साजिश का लहना सिंह जैसे पर्दाफाश किया था, उससे लहना सिंह के कुशल बुद्धि और चातुर्य बोध का भी पता चलता है। और यह लहना सिंह का ही असर था कि जिसके कारण से भारतीय सेना के वहाँ पर जो लोग भी बचे खुचे थे उनका जीवन वो बचा पाया, क्योंकि जर्मन जो सैनिक था वह अपना सैनिक बन करके छद्मवेश में आया था और जिसे लहना सिंह ने पहचान लिया था। तो आप देखेंगे कि लहना सिंह की बुद्धि कुशलता, उसका चातुर्य ही वह तत्व था जिसने इस कहानी को गति दी और जिसने उसके बलिदान और त्याग के साथ साथ उसके चातुर्य को भी, उसकी बुद्धिमत्ता को भी रेखांकित करने में मदद किया है। कहानी का जो अंत होता है वह वहाँ पर एक मनोरम वाक्य से होता है जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। लड़ाई के समय चाँद निकल आया था, ऐसा चाँद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। यह वाक्य कहानी में, यह उद्धरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक ने जो चाँद के निकलने के जो सांकेतिकता दी है, जो एक तरह का सिंबॉलिक सदुपयोग किया है भाषा में, वो बड़ा मनोरम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कहता है जिससे कि संस्कृत कवियों का क्षय नामक शब्द सार्थक होता, अर्थात इसका क्या मतलब है? चंद्रमा क्षीण होता हुआ, क्षय होता हुआ भी संसार को रोशन करता है। और यही इस कहानी का बुनियादी निष्कर्ष है। लहना सिंह जैसे चरित्र वैसे ही चरित्र हैं जो अपना जीवन दे करके, जो अपना बलिदान दे करके भी व्यक्ति की, समाज की और संस्कृति की रक्षा करते हैं। यह कहानी अपने संदेश में यहीं पर संपन्न होती है और यही इस कहानी का आदर्श भी है। और यही वजह है कि इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे, जब इस व्याख्यान को सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह कहानी आपके भीतर कितना गहरा प्रभाव छोड़ती है। उम्मीद है कि इस कहानी के इस व्याख्यान को सुनने के बाद, इसका टेक्स्ट पढ़ने के बाद आप पर भी ये गहरा प्रभाव होगा और आप वही नहीं रह जाएंगे जो कहानी पर व्याख्यान सुनने के पहले थे। बहुत बहुत धन्यवाद।